क्या पैनक्रियाटिक कैंसर ठीक हो सकता है पूरी तरह से अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आए? अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है जो कि आपके पीछे की तरफ कमर में जा रहा है और जो दवाई गोली खाने से भी आराम नहीं मिल रहा, जिसके लिए आपको इंजेक्शन की लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है। और इस बीमारी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। क्या सर इसकी जो लोकेशन है इस ऑर्गन की, इस कारण से ही इसके सिम्टम जो है ज़्यादा जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं? और आमतौर पर सर अगर किसी को है कैंसर पैनक्रियाज का तो वो किस स्टेज पर पहुंचता है? आपने बताया कि ये जो शराब पीते हैं उनको एक खतरा रहता है पैनक्रियाटिस का। क्या जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है उसका, और जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये खतरा है? एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका निधन पैनक्रियाटिक कैंसर से हुआ। लेकिन जिस अंग में ये बीमारी होती है उसका ख्याल रखना तो दूर, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर की 5 साल की सर्वाइवल रेट आज भी करीब 10% के आसपास है, यानी 100 में से लगभग 90 मरीज 5 साल पूरे नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है देर से पहचान। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल। हमारे साथ हैं मणिपाल हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन मांगलिक। आज उनके साथ मिलकर समझेंगे कि आखिर ये पैनक्रियाटिक कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। स्वागत है सर। पैनक्रियाज जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए काम क्या करता है, क्योंकि बहुत से लोग इस ऑर्गन के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग इसको जैसे आम बोलचाल की भाषा में पित्ता कहते हैं तो उसको गॉल ब्लैडर से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये पेट के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसका मुख्य काम होता है कि ये एक तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने में जो भी प्रोटीन होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम पैनक्रियास करता है उसको। और एक मुख्य काम जो पैनक्रियास को होता है वो उसका इंसुलिन का बनाना। इंसुलिन जो कि हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करती है और जिसके कंट्रोल ना रहने से डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, तो पैनक्रियास का मुख्य कार्य इंसुलिन का बनाना भी है। कहाँ होता है पैनक्रियास सर? जैसे हमको पता है कि लिवर यहाँ पर है, स्टमक यहाँ पर ये है, पेट के ऊपरी हिस्से में, अच्छा, जहाँ स्टमक होता है आपका, उसके पीछे की तरफ एब्डोमेन के अंदर होता है। इस ऑर्गन का डाइजेशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, ज़्यादातर लोग जो जिस ऑर्गन के बारे में अवेयर हैं, लंग्स हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है, इस ऑर्गन को इतना इसके बारे में अवेयरनेस क्यों कम है? ये क्या ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है? नहीं, बीमार तो पड़ता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो सिम्टम खाने का डाइजेस्ट ना होना, उबकाई आना, उल्टी आना, जो आम सिम्टम्स होते हैं, अधिकतर मरीज उसको गैस के सिम्टम्स ही समझकर उसी से समझते हैं कि ये गैस की वजह से है, जबकि पैनक्रियास के शुरुआती सिम्टम्स भी इसी तरह के होते हैं जिनको मरीज पहचान नहीं पाता और फिर बड़ी बीमारी नहीं पकड़ में आ पाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे आप ये बता रहे हैं कि गैस बनना, डकार आना, ये सिम्टम तो और भी डिजीज़ से मिमिक करते होंगे ना। आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, आपको एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, तब भी ये सिम्टम आते हैं। तो कैसे स्पेसिफिक समझा जाए कि क्या पता ये भी हो सकता है? जो पेट के जितने भी ऊपर हिस्से के सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डिस्पेप्सिया, उसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उबकाई आना, उल्टी आना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ये जैसे आपने कहा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, फैटी लीवर की वजह से भी हो सकता है, स्टमक में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पैनक्रियास के शुरुआती सिम्टम ये भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि जो शो करते हैं कि हाँ पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है जो कि आपके पीछे की तरफ कमर में जा रहा है और जो दवाई गोली खाने से भी आराम नहीं मिल रहा, जिसके लिए आपको इंजेक्शन की लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है, या आपका अचानक ही वजन कम होना शुरू हो गया है जिसका कोई कारण नहीं आ रहा और वजन कम हो रहा है, तो ये 2 सिम्टम हैं जो, या फिर लेट स्टेजेस में पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया जिसे हम भाषा में कहते हैं, बहुत एडवांस स्टेज है वो तो। एडवांस स्टेज में। तो अर्ली स्टेजेस में जो मुख्य 2 सिम्टम है कि अगर बहुत तेज़ दर्द जो पीछे की तरफ आपके जा रहा है जिसके लिए आपको इंजेक्शन वगैरह लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपका अचानक वेट कम हो रहा है। एक और सिम्टम जो होता है पैनक्रियास के केसेस में कि जैसे आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं है और आप 60, 70, 80 साल की उम्र है और अचानक से आपको डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि हाँ आपको पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है। या आपकी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल चल रही है, अचानक ही डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल होना उसी सेम दवाई पर और सेम आप परहेज भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, या कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है,
तो उसमें फिर एक पेनक्रियास की बीमारी होने का रिस्क रहता है। और इस बीमारी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। अर्ली स्टेजेस में जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनको लोग गैस या आम ये कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स है या फैटी लीवर से ही कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन वो पेनक्रियास के बारे में नहीं सोचते। मतलब इसके सिम्टम्स रेयर हैं, बीमारी रेयर है ये पेनक्रियास सिम्टम्स कॉमन है लेकिन उसको कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीमारी रेयर है ये पेनक्रियास का कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर अगर हम देखें इंडिया में तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लीवर कैंसर है, ये ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम देखें दिल्ली और इसके आसपास की बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा कॉमन है। पेनक्रियाटिक कैंसर कम है लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना रेयर नहीं है। तो क्या सर इसकी जो लोकेशन है इस ऑर्गन की, इस कारण से ही इसके सिम्टम जो है ज़्यादा जल्दी पकड़ में नहीं आते? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि ये क्योंकि पीछे की तरफ होता है तो कभी कभी केवल आपको केवल कमर में ही दर्द हो रहा है और आप उसको उससे पेनक्रियास से कोरिलेट नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि शायद ये हड्डी का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है। तो इसीलिए पीछे होने की वजह से इसके सिम्टम्स लेट आते हैं और इसलिए इसका जो बीमारी बढ़ जाती है पकड़ में नहीं आ पाती है। अच्छा, जैसे आजकल सभी लोग एक जांच कराते हैं CBC, KFT, LFT, जो एक पैकेज है जांच का, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कि उसमें पेनक्रियास की कोई जांच है, सिर्फ अमाइलेज लाइपेज होती है। अब कुछ कंपनीज ने उसके लिए एक पैकेज बनाया है जिसमें कि वो जितने भी ट्यूमर मार्कर्स हैं तो जैसे ओवरी के लिए CA-125 होता है, इंटेस्टाइन के लिए CA होता है, इसी तरह पेनक्रियास का मार्कर होता है जो ट्यूमर सेल्स बनाती है CA-19-9, तो वो भी उस पैकेज में होता है। तो अब ये टेस्ट अवेलेबल है जो कराया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको इस ऑर्गन के प्रति सजग रहना है तो उसके लिए आप करा सकते हैं। अगर आप ट्यूमर मार्कर्स पैनल करा रहे हैं तो उसमें CA-19-9 भी होता है एक टेस्ट। और आमतौर पर सर अगर किसी को है कैंसर पेनक्रियास का तो वो किस स्टेज पर पहुंचता है? कोई ऐसा यूजली पेशेंट जो आते हैं वो जैसे अगर उनको जॉन्डिस हो गई है तब आते हैं। तो जॉन्डिस का मतलब ये होगा लीवर में फैल गई है बीमारी, या तो लीवर में फैल गई है या जो पित्त की नलकी है उसको वो प्रेस कर रही है। अच्छा, पास ही होते हैं दोनों? पित्त की नलकी और पेनक्रियास की जो डक्ट होती है वो साथ साथ जाती हैं। तो अगर पेनक्रियास के हेड में अगर बीमारी है तो वो थोड़ा अर्ली स्टेज में पिक हो जाती है क्योंकि वो प्रेशर की वजह से जॉन्डिस कर देती है। लेकिन अगर पेनक्रियास के बॉडी और टेल में अगर बीमारी है तो वो पीछे की तरफ रहते हैं स्टमक के, तो वो इतने सिम्टम नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है। अच्छा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है फिर तो जब ये दोनों इतने पास हैं बाइल डक्ट और पेनक्रियास, तो बाइल डक्ट में अगर कुछ दिक्कत है आपके तो उसका असर भी आपके पेनक्रियास पे पड़ता हो? यूजली जैसे बाइल डक्ट की बीमारियां होती हैं उसमें या तो स्टोन होते हैं, तो स्टोन की वजह से तो पेनक्रियास में तब प्रॉब्लम होती है कि जब अगर कोई स्टोन उस डक्ट में से निकल रहा है तो निकलते निकलते वो पेनक्रियास को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन, वॉमिटिंग और एडमिशन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट। क्या रीज़न है इसके एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, और क्रॉनिक भी अगर बता पाएँ? हाँ, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के दो मुख्य कारण हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसमें कि मैंने बताया कि जब स्टोन उस गॉल ब्लैडर में से निकल के उसकी डक्ट से होते हुए पेनक्रियास में जाता है तब वो पेनक्रियाटाइटिस कर देता है। अधिकतर केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन में पेनक्रियाटाइटिस तभी होती है जब स्टोन वहाँ से पास आउट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में है शराब। शराब पीने से बहुत लोगों को पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, एक्यूट हो रही है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, वो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक करते थे, रोज़ एक बोतल कम से कम, तो उनको ये हो गया था बीमारी। तो शराब का तो डायरेक्ट उस पर तो कोई लिंक है नहीं पेनक्रियास से, तो कैसे हो जाती है फिर? शराब का लिंक पूरा है क्योंकि शराब क्या एक तो उसकी वजह से जो पेनक्रियास के सिक्रीशंस हैं वो थिक हो जाते हैं। दूसरा वो पेनक्रियास में सूजन करता है, जो सूजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और ये भी देखा गया है कि जो शराब पीते हैं उनमें पेनक्रियाटाइटिस एक्यूट तो होती है और साथ साथ अंडरलाइन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस भी होती है जिसमें सुपर एडिड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होती रहती है। तो उसमें वो उसको फाइब्रोसिस कर देते हैं, तो फाइब्रोसिस की वजह से हार्ड पेनक्रियास होना शुरू होता है और उसमें पेनक्रियाटिक स्टोन बन जाते हैं, तो उसको फिर क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। मतलब पेनक्रियास पहले से सूजा हुआ है और उसमें इंजरी भी हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, और दाग भी लग रहा है उस पे, फाइब्रोसिस मतलब ना, कैल्शियम भी जम जाता है, तो उसको क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। आपने बताया कि ये जो शराब पीते हैं उनको एक खतरा रहता है पेनक्रियाटाइटिस का, क्या जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है उसका, और जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये खतरा है, हो सकता है? धूमपान की वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का तो रिस्क नहीं होता है, लेकिन हाँ ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है और वो स्मोकिंग करते हैं तो उनमें पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में पेनक्रियाटिक कैंसर बनने का
स्मोकिंग है। और जेनेटिक? जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनक्रियाटिक कैंसर इस तरह का कैंसर है जिसमें कि जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये देखा गया कि कुछ फैमिलीज में पेनक्रियाटिक कैंसर, जिनमें कि और भी तरह के कैंसर मिलते हैं, उनमें पेनक्रियाटिक कैंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्या लाइफस्टाइल खराब होने का असर पड़ता है इस पर? डेफिनेटली लाइफस्टाइल ख़राब होने का रिस्क है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग ओबीज होते हैं उसमें लीवर कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ये देखा गया है कि जैसे जो लोग ओबीज हैं तो वो लीवर की बीमारी की बजाय लीवर के बाहर के जो कैंसर है उनसे जान जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कैसे? तो क्योंकि उनमें कैंसर की वजह से जान ज़्यादा जाती है रादर देन कि लीवर की वजह से या फैटी लीवर की वजह से उनकी जान जाए। तो एक ये, क्योंकि इन इस तरह के मरीजों में कैंसर का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। और जैसा कि मैंने इंट्रो बताया कि इंट्रो में कि ये जब डायग्नोज होता है उसके बाद सर्वाइवल रेट इसका बहुत कम है। ऐसा क्यों है? सर्वाइवल रेट पूरा होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो जैसे आपने बताया कि ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट ही नहीं होता है। ये डिटेक्ट लेट स्टेज में होता है। और कहीं भी कैंसर हो बॉडी में, कैंसर का सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैंसर कितना फैला हुआ है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पिक हो गया तो उसमें पूरा क्योर भी किया जा सकता है। कुछ कैंसर इस तरह के होते हैं कि जिसमें अगर हम अर्ली स्टेज में पिक करके उनकी सर्जरी कर दें, उनको जड़ से निकाल दें, तो वो पूरा क्योर भी किया जा सकता है। लेकिन पेनक्रियाटिक कैंसर इस तरह का कैंसर है क्योंकि ये डिटेक्ट लेट होता है, तो इसीलिए इसमें सर्वाइवल पुअर है। तो इसमें सर्जरी नहीं हो सकती? सर्जरी हो सकती है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में, स्टेज 1 में। स्टेज 1 में। अच्छा, तो क्योंकि ये सर्जरी लायक वैसा ऑर्गन नहीं है क्या जैसे और सारे ऑर्गन होते हैं बॉडी के? इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में सर्जरी लोग कहते हैं कि हम ऑर्गन को टारगेटेड थेरेपी करके, वैसा इसमें पॉसिबल नहीं कि अलग इसकी तरह की ट्रीटमेंट होती है? डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट अब ट्रीटमेंट में आया है। उसमें सर्जरी ऑप्शन है, कीमोथेरेपी ऑप्शन है। तो कीमोथेरेपी में भी जो पुरानी कीमोथेरेपी हैं, टारगेटेड थेरेपी हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, तो काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी भी कि जितना जल्दी स्टेज में पकड़ में आएगा उतना ही अच्छा सर्वाइवल रहेगा। जैसे सर कोविड के पहले लंग्स के प्रति लोग इतने सजग थे नहीं, इतने सावधान नहीं थे। कोविड के बाद अब लंग्स के जो हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। इस ऑर्गन के बहुत पॉपुलर केसेस नहीं हैं बीमार पड़ने के, और कोई बहुत इसके प्रति बहुत जागरूकता भी नहीं है। और आप जो लक्षण बता रहे हैं वो है पेट दर्द, गैस बनना और एडवांस स्टेज में पीलिया होना। तो आम आदमी इससे कैसे सजग रहे जब इसका सर्वाइवल रेट इतना कम है इस बीमारी का? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें लाइफस्टाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए कि जो खाना पीना आपका ठीक है। आप अपना वेट कंट्रोल रखिए, वेट कंट्रोल में रहना चाहिए। और आपको अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो इन चीज़ों का और ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी फैमिली में पेनक्रियाटिक कैंसर पहले से है तो आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है पेनक्रियाटिक कैंसर होने का। दूसरा, अल्कोहल अवॉइड करें एंड स्मोकिंग अवॉइड करें, जो कि डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है इस तरह की बीमारी होने के। एक मैं वीडियो देख रहा था, पता नहीं सच है कि नहीं वो, उसमें एक डॉक्टर थे, वो बता रहे थे कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो यू आर अनलकी। क्या इसमें कोई बात में दम है कि अगर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अनलकी हैं, लेकिन हाँ, आप अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो अगर आप उसका प्रॉपर इलाज कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल बहुत ख़राब है। कुछ कैंसर्स में बहुत अच्छा, क्योंकि किसी किसी को तो लाइफस्टाइल अच्छी है, खान पान भी अच्छा है, जेनेटिक भी नहीं है, फिर भी कैंसर हो जाता है उनको। ये इसमें आप कह सकते हैं कि ये अनलकी हैं। अदरवाइज अधिकतर केसेस में ये दिखेगा कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, तभी आपको कैंसर डेवलप होता है। चाहे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, या क्योंकि दूसरा इशू ये है कि अभी जेनेटिक स्क्रीनिंग इंडिया में इतना कॉमनली नहीं होती है, तो हम लोग इतने अवेयर नहीं है जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए कि जिससे कि हमें पहले से ही रिस्क पता लग जाए कि हमारा कैंसर का रिस्क कितना है। उसमें आप अगर आप की उम्र ज़्यादा है, 50 साल 60 साल के बाद, आप ये कर सकते हैं कि आप 1 साल में 2 साल में ये ट्यूमर मार्कर टेस्ट करा सकते हैं आप, या बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करा सकते हैं। क्या अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आता है? मतलब अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो क्या सीटी, एमआरआई कैसे जांच होती है इसकी? अल्ट्रासाउंड एक तो सबसे सिंपल टेस्ट है, आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे कि बताया, पेनक्रियास पीछे की तरफ होता है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट करना, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये केवल तभी हो पाएगा जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, कि लीवर में भी फैल गया है, आसपास फैल चुका है, तभी डिटेक्ट होगा। उससे बेहतर टेस्ट है सीटी स्कैन, जिसमें कि पकड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए सीटी स्कैन पहला इन्वेस्टिगेशन होता है अगर आप पेनक्रियास का कैंसर सस्पेक्ट। और ब्लड मार्कर्स में एमाइलेज और लाइपेज? एमाइलेज लाइपेज नहीं, CA 19-9। अच्छा,
वो ट्यूमर मार के स्पेसिफिक। एमाइलिस लाइपेज तो केवल ये एंजाइम्स होते हैं, वो तो अगर आपको पेनक्रियास में सूजन है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, तो उसमें भी बढ़ सकते हैं। तो ट्यूमर मार्कर जो होता है CA19-9 होता है। एक सवाल बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी था कि क्या पैनक्रियाटिक कैंसर ठीक हो सकता है पूरी तरह से अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आए? कब तक ठीक हो सकता है और कब उसके बाद फिर आपको मेंटेन करना अगर पड़ता है? आपका ट्यूमर जो है पेनक्रियास के अंदर ही है, तो उसको सर्जरी करके पूरा निकाला जा सकता है, और अगर स्प्रेड नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर वो लोकली एडवांस है या मेटास्टैटिक हो चुका है, जिसमें कि वो और ऑर्गन में भी फैल समझा गया है। दीजिए इसको, कितनी तरह कैंसर होते हैं पेनक्रियाज में? तो पेनक्रियास में मुख्यतः कैंसर में 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो कि वो खाना डाइजेशन का पार्ट करती हैं, और एक होते हैं एंडोक्राइन, जो कि इंसुलिन वगैरह होते हैं। तो कुछ ट्यूमर तो होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, उनसे बनते हैं, तो उनको इंसुलिनोमा होते हैं, गैस्ट्रिनोमा बोलते हैं। वो अलग, उनका प्रोग्नोसिस अलग होती है। कुछ कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, जो पेनक्रियास की एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनता है, और उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है। इसमें इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर लोकल है, पेनक्रियास के अंदर ही है ट्यूमर, तो उसको तो हम लोकल कहेंगे। एक होता है लोकली एडवांस, जिसमें कि पेनक्रियास के आसपास भी जो ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें भी स्प्रेड कर गया है, तो वो होती है लोकली एडवांस डिजीज। और एक होती है कि मेटास्टेटिक डिजीज। मेटास्टेटिक डिजीज होती है जिसमें कि और ऑर्गन पे, लीवर में फैल गया है, आपके बोन्स में फैल गया है, लंग्स में फैल गया है, तो वो उसको कहते हैं मेटास्टेटिक डिजीज। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतनी ही प्रोग्नोसिस, उतना कॉम्प्लेक्स होगा ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, उसकी प्रोग्नोसिस पोर हो जाती है। इसकी फिर बायोप्सी वगैरह कैसे करते होंगे? इंडोस्कोपी से होती, सर्जरी करनी पड़ती है? नहीं, उसमें बायोप्सी आजकल, पहले तो बाहर से ही पेट के थ्रू ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक इन्वेस्टिगेशन आ गई है, जिससे कि हम पेट के जिसमें हम मुंह के अंदर से पहले एंडोस्कोपी करते हैं और उसके अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो पेनक्रियास का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और वहीं से ही हम उसकी बायोप्सी और एफएनएसी कर सकते हैं। तो अब उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉडलिटी है, जिससे कि हम अर्ली स्टेज में पेनक्रियाटिक कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाई एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अच्छा सर, इतने साल से आप ओपीडी कर रहे हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा गलतफहमियां देखते हैं इस बीमारी को लेकर के आप लोगों में? सबसे बड़ी बीमारी तो यही रहती है कि वो पेशेंट उसके सिम्टम्स को, जो अर्ली सिम्टम्स को, उनको कि गैस के सिम्टम्स हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको लेके सजग नहीं है। इस ऑर्गन के बारे में सजग हैं, जानते हैं इस ऑर्गन को लोग? हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में, पेनक्रियास के बारे में। अधिकतर उन लोग वो गॉल ब्लैडर एंड लीवर से तो कनेक्ट कर पाते हैं। वहाँ पथरी होती है, यहाँ जो लोग ये शराब के कारण जो है फेमस है लीवर। और पेनक्रियास के लिए अधिकतर फिर कहेंगे वो शराब वाले लोगों को ही पता होता है पेनक्रियास के बारे में, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि पेनक्रियास खराब हुआ, तो उन लोगों को आइडिया रहता है, अदरवाइज वरना पब्लिक को ज़्यादा नहीं आइडिया रहता है इसका। सर, इधर कैंसर के ट्रीटमेंट में 2 टर्म बहुत सुनने को मिल रही है, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। इसके बारे में समझाएं, और इसका क्या उपयोग है अगर किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर होता है तो? कैंसर के मरीजों के लिए इनिशियली हम लोग कीमोथेरेपी देते थे, जो कि जितनी भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उन सब पे अटैक करती थी। तो उससे क्या होता था कि साइड इफेक्ट चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। अच्छा, इसको ना स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में समझा दीजिए आप, कैसे ट्रीट होता है? अगर स्टेज 1 है, मतलब केवल पेनक्रियास के अंदर है, तो उसको हम सर्जरी करके निकाल सकते हैं, उसके आगे और ज़रूरत नहीं है। लोकली एडवांस है तो उसमें हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी वगैरह भी देना पड़ता है। और मेटास्टैटिक में तो सर्जरी का रोल कम रह जाता है, केवल कीमोथेरेपी का ही रोल रहता है। तो जो पुरानी कीमोथेरेपी होती थी, उसमें साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा, आपने सुना होगा कि बाल गिर जाते थे, डायरिया वगैरह होता था, मुँह आना, ये सिम्टम्स बहुत थे। तो उसके बाद अब ये देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं कैंसर सेल्स में, जिनके अगेंस्ट हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, जो केवल उन्हीं सेल्स पर एक्ट करती हैं और हमारी बॉडी की और सेल्स पर एक्ट नहीं करती हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो एफिकेसी इंप्रूव होती है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम हो जाता है। तो ये देखा कि टारगेटेड थेरेपी बेहतर है। फिर जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है कि ये फॉरेन सेल है, और उसको मारने की कोशिश करता है। अब इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी में कि हम कैंसर सेल को इस तरह से टैग कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको अगेंस्ट काम करे, और केवल कैंसर सेल के अगेंस्ट ही काम करे, अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट काम ना करे। तो इस तरह से इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी काम करती है, जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं और एफिकेसी इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, जैसे सर गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो उसको रिमूव कर देते हैं सर्जरी से, तो अगर पैनक्रियाज को रिमूव कर दिया है इस ऑर्गन के, तो क्या वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक से काम कर सकता है? वैसे तो प्रकृति ने बहुत ज़्यादा रिजर्व बनाया है, तो अगर हम
पेनक्रियास का हेड है, जैसे अगर हम उसको खाली पेनक्रियास के हेड को निकाल दें तो भी हमारे डाइजेशन में उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। तो लेकिन अगर पूरा ही पेनक्रियास अगर हम निकालना पड़े तब प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको बार बार लूज मोशन होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी। और क्योंकि फिर पेनक्रियास आपका शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से भी शुगर कंट्रोल होने की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पार्ट निकाल लें तो इतना रिजर्व होता है कि हाँ आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या किसी को क्रॉनिक अगर पेनक्रेटाइटिस है तो वो कैंसर में बदल सकता है आगे चल के? डेफिनेटली क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में कैंसर बनने का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। और उसमें भी ये देखा गया कि जो लोग अल्कोहल कंटिन्यू करते हैं और स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कि पेनक्रेटिक कैंसर हो सकता है। और एक्यूट का एक ही कारण है, वो है शराब, और कुछ नहीं है? और गॉल ब्लैडर स्टोन। अच्छा। ये दो इंपॉर्टेंट कारण है। और भी कारण होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और कुछ जैसे हम लोग ERCP एक प्रोसीजर करते हैं उसके बाद भी हो जाता है। तो कुछ और कारण भी हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होने के, लेकिन 90% केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर शराब, यही दो मुख्य कारण होते हैं। और अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं ऐसे तो आप थोड़ा सावधान भी रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एसिडिटी की दवाओं से। दूसरा ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस आपको अगर सपोज 60 ईयर्स 70 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हो रही है और कोई रिस्क फैक्टर आपकी नहीं है, तो आपको एक पेनक्रेटिक कैंसर होने के चांस हैं कि फर्स्ट मैनिफेस्टेशन में भी कि आपको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की तरह प्रेजेंटेशन हो। वैसे ये रेयर है ना? वैसे ये रेयर प्रेजेंटेशन है, लेकिन उस तरह के होते हैं। मतलब कॉमन आप जैसे ओपीडी करते हुए देखते होंगे जो इंटेस्टाइनल कैंसर के जो सारे पेशेंट हैं उसमें ये बहुत रेयर है, लेकिन सर्वाइवल रेट कम है इसका। हाँ। शुक्रिया सर आने के लिए। ये मुझे लगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसको बहुत लोग जानते नहीं हैं, और हर साल 2 साल पे कोई ना कोई ऐसा एक बड़ा केस सुनने को मिलता है। तो थोड़ा सा इस ऑर्गन के बारे में भी जान लिया जाए, लिवर, इंटेस्टाइन, और इसके बारे में तो बहुत अवेयरनेस सब लोग। तो डॉक्टर नितिन मांगलिक से आपने जाना कि ये बीमारी जितनी रेयर है उतनी ही खतरनाक भी है। साइलेंट किलर इसे क्यों कहते हैं सर ने बताया, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, आपने इसको आसानी से समझा। समय रहते अगर इसके बारे में पता लगा लिया जाए तो ये ठीक भी हो सकती है पेनक्रेटिक कैंसर। मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट में, किसी अगले एपिसोड में, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। शुक्रिया।